राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन पीजीटी 2018 का जो पेपर हुआ था, आज उसका हम हल देखेंगे। आपको पता है केबीएस के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, तो ये हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट देगा। जिस भी एग्ज़ाम में आपको हिंदी पूछी जाती है वहाँ सबके लिए ये कारीगर है। तो आइए 2018 का पीवाईक्यू हम लोग देख लेते हैं कि केवीएस पीजीटी 2018 में कैसे प्रश्न बना था। 3-4 जो भी पेपर हुए हैं केवीएस पीजीटी के टीजीटी के, हम सब देखेंगे धीरे धीरे। तो आज शुरू किए हैं पहला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया था। तो पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन वल्लभाचार्य ने किया था। वल्लभाचार्य सिकंदर लोदी के समकालीन थे। पुष्टि मार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है और पुष्टि मार्ग का दार्शनिक सिद्धांत है शुद्धाद्वैतवाद। दूसरा दिया है कि किस विकल्प में उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद दिए गए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद होते हैं। सी विकल्प में दिए गए हैं तत्सम, तद्भव, देशज और आगत कहिए या विदेशज कहिए। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और आगत। तीसरा प्रश्न है कि दिया है ध्यानपूर्वक इस वाक्य को पढ़ना है और जो उपयुक्त हो उस रिक्त स्थानों में पूर्ति करना है। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद उपयुक्त अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, तो बी वाले में उपर्युक्त बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ तो वर्तनी शुद्धि से हो गया। वर्तनी शुद्धि उपर्युक्त की कौन सी सही है, विकल्प दिया है। इसके बाद चौथे प्रश्न में आते हैं। चौथा प्रश्न है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है। तो संवत 1050 से शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। पांचवें प्रश्न पे आते हैं। पांचवा प्रश्न है कि शुक्ल के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के कितने पद संग्रहित हैं। तो शुक्ल जी के अनुसार आदि गुरु ग्रंथ साहब में रैदास के 40 पद संग्रहित हैं। मधुप उपनाम से काव्यानुवाद करने वाले कवि कौन हैं। तो मधुप उपनाम से लिखते थे मैथिली शरण गुप्त जी। सातवां प्रश्न है कि किस निम्नलिखित वाक्य के किसी एक खंड में अशुद्धि है, पहचान कर उपयुक्त विकल्प को चिन्हित कीजिए। दिया है बत्तख को अंडा देना होता तो पानी छोड़कर जमीन पर आ जाता। तो कहाँ मिस्टेक किया है। तो जमीन पर आ जाता नहीं, जमीन पर आ जाती होना चाहिए था। तो डी वाले में मिस्टेक किया है, क्योंकि बत्तख अंडा देगी तो फिर वो स्त्रीलिंग हो गई। स्त्रीलिंग हो गई तो जाता कैसे रहेगा, जाती होना चाहिए था। आठवां प्रश्न है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये पंक्ति किसकी है। तो ये नागार्जुन की पंक्ति है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। 9 नंबर का प्रश्न है प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन हैं। तो जैनाचार्य मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। 10वां प्रश्न है कि कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है। तो इसमें प्रेम के लोक धर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, सही है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, सही है। यह भारतीय लोक कथा पे आधारित प्रबंध काव्य है, सही है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, यहीं पे मिस्टेक हुआ है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर है, तो ये बता दिया कि नहीं है। 11वां प्रश्न है कि नागार्जुन की निम्न रचनाओं में से कौन सी रचना खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई। तो भस्मांकुर, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, ये तो खड़ी बोली हिंदी में है।
लेकिन पत्रहीन नग्नगाक्ष नहीं है। ये मैथिली भाषा में है, तो ध्यान देना है। 12वां प्रश्न है कि प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? तो शुक्ल जी ने अपने साहित्यिक प्रतिमान तुलसीदास के आधार पर निर्धारित किए हैं। फिर है 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन जी की आत्मकथा का पहला खंड कौन सा है? तो 4 खंडों में इनकी आत्मकथा है। क्या नीड़ बसे 10 द्वार पे, तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में इनकी आत्मकथा का पहला खंड आता है। तो 1969 में पहला खंड, फिर 70 में दूसरा, फिर 78, फिर 85। तो 1969, 70, 78, 85 ये इनकी आत्मकथा का क्रम है। 14 नंबर में पंक्ति है, पूछा गया है पंक्ति के रचयिता कौन है? गहना एक कनकते गहना, इनमह भाव न दूजा। तो ये पंक्ति कबीर दास की है। गहना एक कनकते गहना, इनमह भाव न दूजा, किसकी? कबीर दास की। निबंध को गद्य का निकष किस आलोचक ने माना है? तो निबंध को गद्य का निकष रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। 16वां प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। 17 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है? तो 3 उपन्यासकार हैं जिनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। वो हैं जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, पल्लव की भूमिका को क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर किस रस की चर्चा आती है? तो चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में इतिहास रस की चर्चा आती है। 20वां प्रश्न है कि किसे खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है? तो हरिऔध के प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी के पहले महाकवि हरिऔध और पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास। 21 नंबर का प्रश्न है कि डॉक्टर प्रशांत रेणुकी किस उपन्यास का पात्र है? तो डॉक्टर प्रशांत हो गया बावन दास, कमली, विश्वनाथ, राम खिलावन, कालीचरण, हरगौरी सिंह, रमपियरिया, ये सब पात्र मैला आंचल के हैं। फिर पंक्ति है एक, छीन पितंबर कम्मर ते सुविदा दई मिड़ी कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरयो खेलन होरी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति पद्माकर की है। 23 नंबर में एक पंक्ति है, इसमें रस पूछा गया है। कौन सा रस है? प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगूर भव राम राम। तो यहाँ पे शांत रस है। 24 नंबर का प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा ने लिखा है, 1938 में प्रकाशित हुआ। 25 नंबर पे है, मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो, मचलकर मतसाल। ये पंक्ति किसकी है? तो मैथिली शरण गुप्त जी की है, साकेत से, मेरे चपल यौवन बाल। 26 नंबर में एक पंक्ति है कि अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। ये पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? तो आकाशदीप से है।
कि अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। 27 नंबर में एक गद्यांश से 27 से 28 नंबर तक दिया है। गद्यांश को पढ़िए और उत्तर दीजिए कि वीरों की तुलना देवदार के पेड़ों से क्यों की गई है। तो विकल्प है कि दोनों आत्मनिर्भर और मौन रहते हैं, दोनों परमुखापेक्षी होते हैं, दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति के द्वारा पाले जाते हैं, दोनों की कोई प्रशंसा नहीं करता। तो दिया है कि वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे देवदार के वृक्षों की भांति जीवन के जंगल में स्वयं जन्म लेते हैं और बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि दोनों स्वयं जन्म लेते हैं और प्रकृति के द्वारा पाले जाते हैं। फिर 28 नंबर का प्रश्न है कि परमुखापेक्षी शब्द का अर्थ क्या है। तो परमुखापेक्षी शब्द का अर्थ है दूसरों से सहायता चाहने वाला। परमुखापेक्षी शब्द का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है दूसरों से सहायता चाहने वाला। इसके बाद एक वाक्य है दिया गया है कि अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो ये आएगा आदेशार्थक में। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। 30 नंबर में है, 30 और 31 में काव्यांश दिया है कि इसको पढ़ के उत्तर दीजिए कि दुविधा हट साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है न चांद खिला शरत रात आने पर, क्या हुआ जो फूल खिला रस वसंत जाने पर, जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। उपयुक्त काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है। तो इसका केंद्रीय भाव है कि जो नहीं मिल पाया उसे पाने का उद्योग करना। 31 नंबर का प्रश्न है कि छाया शब्द प्रतीक है किसका। तो अतीत की स्मृतियों का। छाया शब्द किसका प्रतीक है। तो इस काव्यांश में छाया शब्द अतीत की स्मृतियों का प्रतीक है। इसके बाद है टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है। क्या है प्रश्न। टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था कौन करता है। तो अभिकल्पकार करता है। टेलीविज़न पटकथा के दृश्यांकन में दृश्य प्रबंध की तकनीकी व्यवस्था अभिकल्पकार करता है। इसके बाद 33 में दिया है कौन सा कथन सही नहीं है। साक्षात्कार समाचार पाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है। साक्षात्कार सूचना लेने का विशिष्ट माध्यम है। या साक्षात्कार आज की पत्रकारिता की महत्वपूर्ण जरूरत है। तो सब तो सही है, लेकिन साक्षात्कार सूचना लेने का प्रामाणिक माध्यम नहीं है, ये गलत है। 34 नंबर में दिया है कि कौन सा तत्व कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है। तो चरित्र है, परिवेश है, भाषा है, लेकिन तुक कहानी लेखन के लिए अनिवार्य नहीं है। 35 नंबर में दिया है रसात्मक वाक्य ही काव्य है, वाक्यम रसात्मक काव्यम। ये काव्य की परिभाषा किसने दिया है। तो विश्वनाथ ने दिया है कि रसात्मक वाक्य ही काव्य है। 36 नंबर का प्रश्न है कि टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में किसकी भूमिका नहीं होती। तो टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में निर्माता की भूमिका नहीं होती, निर्देशक की होती है, कलाकार की होती है, कैमरामैन की होती है। टेलीविज़न लेखन के दृश्यांकन में निर्देशक की भूमिका होती है, कलाकार की होती है, कैमरामैन की होती है, लेकिन निर्माता की भूमिका नहीं होती। निर्देशक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है जो अपनी देख रेख में किसी परियोजना को पूरा करता है।
एवं अधीनस्थों की परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देता है। फिर दिया है वर्णों में संधि हो जाने से क्या होता है, तो वर्णों में संधि हो जाने से नई ध्वनि बनती है। 38 नंबर में दिया है फीचर के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। दिया है फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में लिखा गया विशिष्ट आलेख है। फीचर कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक शैली में प्रस्तुत आलेख है। फीचर समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेला और प्राकृतिक आपदाओं पर भी लिखा जा सकता है। फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है। तो फीचर अनिवार्य रूप से समाचार का विस्तृत आलेख है, ये जो अनिवार्य लगा दिया है इसी के कारण ये कथन गलत हो गया है। 39 नंबर में दिया है कि सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं, तो उसे संक्षेपण कहते हैं। सरकारी कामकाज में किसी विस्तृत विवरण, विस्तृत आख्या, वक्तव्य, प्रतिवेदन, पत्र व्यवहार आदि के तथ्यों एवं निर्देशों के सुनियोजित संयोजन तथा प्रभावपूर्ण संक्षिप्त संकलन को क्या कहते हैं, संक्षेपण कहते हैं। 40 नंबर में दिया है कि कार्यालय हिंदी का कौन सा प्रयोग क्षेत्र नहीं है। अनुवाद है, प्रतिवेदन है, संक्षेपण है, लेकिन रचनात्मक लेखन ये कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र नहीं है। कार्यालय हिंदी का प्रयोग क्षेत्र में अनुवाद है, प्रतिवेदन है और संक्षेपण है। 41 नंबर में है कि मैथिली शरण गुप्त जी की कौन सी रचना अनुदित है, मौलिक नहीं। तो पंचवटी, जय भारत और नहुस ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं, लेकिन मेघनाथ वध ये गुप्त जी की अनुदित रचना है। 82 नंबर में इनकी और भी दो अनुदित रचनाएं हैं, प्लासी का युद्ध और वृत्त संहार। तो मेघदूत, मेघनाथ वध, प्लासी का युद्ध और वृत्त संहार ये अनुदित रचनाएं हैं 3। 42 नंबर में दिया है कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका है, लेकिन भू परिक्रमा नहीं है, भू परिक्रमा विद्यापति की है। 43 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही। तो सबसे कम आयु भारतेंदु जी की थी, मात्र 35 वर्ष की। 44 नंबर का प्रश्न क्या है, एक कथन है पूछा गया किसका है कि चींटी से लेके हाथी पर्यंत सभी पर कविता हो सकती है। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में भगण नहीं। प्रत्येक छंद में 18 मात्रा तो होगा नहीं, 16 ही होगा, लेकिन अंत में भगण नहीं, ये तो है। लेकिन सी वाला दिया है कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं, अंत में भगड़ होता है। तो चौपाई छंद के बारे में सी वाला क्या है, उपयुक्त है, बाकी सब गलत है। चौपाई छंद में 16 मात्राएं होती है, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। 46 नंबर में है कि कौन स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है। तो नंद दुलारे वाजपेयी स्वच्छंदतावादी आलोचक के रूप में प्रसिद्ध कौन है, नंद दुलारे वाजपेयी। 47 नंबर में पंक्ति है पूछी गई किसकी है, स्वस्त्र सी तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई, बार ही बार प्रणाम करहूँ अब हरहूँ शोक समुदाई। तो ये पंक्ति मीराबाई की है। 48 नंबर में है किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा।
तो अपना लेखन गद्य तक सीमित रखने वाले मुंशी प्रेमचंद थे। पंक्ति है, मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे, विरह अगिन मोहि डस डस जाए। ये पंक्ति किसकी है? तो अमीर खुसरो की है। 50 नंबर में है, पड़ोस की खुशबू यात्रा वृतांत के लेखक कौन हैं? तो रामदरस मिश्र हैं, जिन्होंने पड़ोस की खुशबू लिखा है। 51 नंबर में आते हैं। 51 नंबर में दिया है कि लक्ष्मीकांत वर्मा की लिखी पुस्तक कौन सी है? तो इनकी पुस्तक तो नई कविता के प्रतिमान है। बाकी पुस्तकें बता दो। बाकी कविता के नए प्रतिमान नामोहर सिंह, नई कविता स्वरूप और समस्याएं जगदीश गुप्त, और कविता से साक्षात्कार मलयज की कृति है। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय लक्ष्मी नारायण मिश्र को दिया जाता है। 53 नंबर में है प्रश्न, शिव सिंह सरोज का रचना काल। तो विकल्प F कर दिया गया है, क्योंकि शिव सिंह सरोज का रचना काल 1883 ईस्वी है, विकल्प में नहीं है। 54 नंबर का प्रश्न है, एक कथन कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि हैं, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने या झीमने वाले नहीं हैं। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। 55 नंबर में है, जिंदगी और जोक कहानी संग्रह किसका है? तो जिंदगी और जोक अमरकांत का है। 56 नंबर में है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अज्ञे की है। 57 नंबर में पंक्ति आ जाइए, देखते हैं। 57 नंबर में है, अंग्रेज राज सुखसाज सबे भारी, पैधन विदेश चली जातई है अति ख्वारी। इन पंक्तियों का मूल कथ्य कौन सा है? तो इनका मूल कथ्य राजभक्ति और देशभक्ति में द्वंद्व है। 58 नंबर में है, कौन कुतुबन की रचना है? तो मृगावती। मृगावती कुतुबन की रचना है। चित्रावली उस्मान की, मधुमालती मंझन की और आखिली कलाम जायसी की। 59 नंबर में दिया है कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्यागीत और दोहा को उसकी रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध कौन हैं? तो सरहपा हैं। 60 नंबर में है, मजदूर मालिक के यहाँ रहता है। वाक्य में रेखांकित पद क्या है? तो वाक्य में रेखांकित पद है संबंध सूचक, कि मजदूर कहाँ रहता है? मालिक के यहाँ रहता है। तो रेखांकित पद यहाँ क्या है? संबंध सूचक अव्यय है। 61 नंबर में आते हैं। 61 में दिया है कि सुनिए आपने खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना। रेखांकित पदबंध का नाम बताना है कि खाना खा लिया हो तो सो जाइए ना कैसा पदबंध है? तो क्रिया विशेषण पदबंध है। 62 नंबर में है, गोरख जगायो जोग, भगति भगायो लोग। ये पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। 63 नंबर में है, जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं। ये किसका कथन है? तो भारतेंदु जी का कथन है। भारतेंदु की कौन सी रचना नाट्य रासक है? तो भारतेंदु की रचना भारत दुर्दशा नाट्य रासक कही जाती है। 65 नंबर का प्रश्न कहाँ गया? 65 नंबर में दिया है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। अमरकांत प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो अमरकांत कर्मभूमि का पात्र है। किस उपन्यास का? कर्मभूमि का। ध्यान देंगे। सेवा सदन में सुमन है, गजाधर है, कृष्णचंद्र है, शांता है। कर्मभूमि में अमरकांत, समरकांत, मैना, सुखदा, सकीना है।
गबन में जालपा, रमानाथ, रतन और जोहरा है। रंगभूमि में सूरदास, सोफिया, भरत सिंह, महेंद्र कुमार, विनय और सुभागी है। 67 नंबर में पूछा गया है पंक्ति किसकी है? सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो ये पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। 68 नंबर में है सेवा सदन, प्रेमचंद का उपन्यास है जिसका उर्दू नाम बाजारे हुस्न था। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1918 ईस्वी है। 69 नंबर में पंक्ति है, पूछी गई है प्रसाद के किस नाटक से है? आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लुटाई। तो ये स्कंद गुप्त से है। 70 नंबर में है मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है? तो मुक्तिबोध उपन्यास का जो ब्रह्म राक्षस है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतिनिधि है। 71 नंबर में पंक्ति है, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति अज्ञे जी की है। 72 नंबर में आते हैं कठगुलाब, व्यास सम्मान मिला है। किसका है कठगुलाब? तो मृदुला गर्ग का है कठगुलाब। 73 नंबर में है अकाल पुरुष गांधी शीर्षक से महात्मा गांधी के जीवन के माध्यम से नए धर्म की अवधारणा को किस साहित्यकार ने साकार किया? तो जैनेन्द्र कुमार ने। 74 नंबर में है राह खर्च व्यर्थ, गोला बारूद और छुट भैया में समास। तो राह खर्च राह के लिए खर्च तत्पुरुष, व्यर्थ बिना अर्थ का व्ययी, गोला बारूद गोला और बारूद द्वंद्व, छुट भैया छोटे हैं जो भैये कर्मधारे। 75 नंबर में दिया है कि पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य मानने वाले आलोचक कौन हैं? तो रामचंद्र शुक्ल हैं जो सर्वमान्य भी है। 76 नंबर में दिया है कौन सी रचना कवि देव की नहीं है? तो अलंकार गंगा श्रीपति की है, देव की नहीं है। भावविलास, अष्टयाम, सुजान विनोद, ये तीनों देव का है। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे मिला? तो दिनकर को 1972 में उर्वशी पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 78 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा? तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। फिर 79 नंबर में है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक्व आख्यान भी कहा गया है? तो हजारी के उपन्यास अनामदास का पोथा को रैक्व आख्यान भी कहा गया है। 80 नंबर में पंक्ति है, दिया गया पंक्ति का आशय क्या है? कि जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाड़ो लुड़ जो ऐसे रहे समाई। तो इसका आशय ये है कि मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र कहीं नहीं भटकेगा। तो 80 प्रश्न आते थे, 80 प्रश्न आए थे KVS PGT 2018 के एग्ज़ाम में। ये पेपर हमारा यहीं होता है समाप्त। अब हम देखेंगे KVS PGT 2017 का पेपर, जो कि अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही, जल्दी आपको अगली क्लास देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास देखने के लिए, क्लास से जुड़ने के लिए। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि अगली क्लास आपको मिलेगी। जितने पेपर हुए हैं 3-4, बहुत जल्दी हम लोग सारा देख लेंगे। तो धन्यवाद।